Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, फ्रांसिस जेवियर। बहुत सारे इंडिया में है, जेवियर XLRI कॉलेज है और फिर जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि जेवियर के नाम से चलते हैं। ये है कौन व्यक्ति? इस व्यक्ति को आप अगर आज के समय में आतंकवादी बुलाएंगे तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड माइल्ड। आज के समय में अगर आप बुलाएंगे तो माइल्ड। इसकी हरकतें इस तरह की हैं। ये सभी वेटिकन से आते हैं, पोप के द्वारा भेजे जाते थे। इसको नावरीज बोलते हैं। नावरीज मतलब फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटी सी जगह है, उसको नावरीज बोलते हैं। और इसने जापान में एक मिशन शुरू किया। इसको स्पेनिश किंग ने भेजा था। स्पेनिश किंग, आपको मालूम होना चाहिए कि स्पेनिश किंग जो होते हैं, जैसे इसका जो एक जगह है, इसकी डेथ हुई शांगचुआन आइलैंड चाइना में, उसको बोलते हैं चुआनशान आर्चिपेलागो। और इसका जो बर्थ हुआ था वो था किंगडम ऑफ नावारे, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में जगह है, 1506 में, 16वीं शताब्दी में। और इसको लूथरन्स और कैथोलिक चर्च और एंग्लिकन कम्युनियन करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। और इसको जो सेंट का टाइटल दिया वो पोप ने दिया। जितना भी, कितने सारे पोप तो रेप के इंसिडेंट से पकड़े जा चुके हैं इतिहास में। कितने सारे पोप तो खुद ही एक रोमन एम्परर्स हैं और क्रूअल्टी भरी पड़ी है। और कितने ही पोप जो हैं पकड़े जा चुके हैं फॉर मेनी अदर फ्रॉड्स इन हिस्ट्री। उस पर देख लीजिए, फ्रॉड्स ऑफ पोप करके एक सर्च करेंगे तो आपको बहुत मिल जाएंगे गूगल पे। तो वो जो है लोयला, इग्नाथियस ऑफ लोयला, उसका दोस्त था। और पहले 7 जेसुइट थे जो पावर्टी और चैस्टिटी, गरीबी की उन्होंने दीक्षा ली थी कि वो गरीब रहेंगे जिंदगी भर, पेरिस में 1534 में। और उसका काम था कि पोर्चुगीज एम्पायर ईस्ट में उसको बढ़ाना और भारत में इवेंजलाइजेशन करना, मतलब भारत के सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना, कैथोलिक है ये। तो पोर्चुगीज इंडिया जिसको बोलते हैं, जहाँ पे गोवा है, उसका कैपिटल था। फ्रांसिस ने लिखा जॉन 3 ऑफ पोर्चुगल कि उसको वहाँ पे कैथोलिसिज्म बढ़ाना है गोवा में। इसको बोलते हैं गोवन इंक्विजिशन, ठीक है। और ये इस व्यक्ति ने तो डेडिकेटेड, स्पेशल मिनिस्टर डेडिकेटेड फॉर गोवा। और इसने फिर बोर्नियो, मालुकुकु आइलैंड, जापान में भी गया और वहाँ पे लोकल भाषाओं को सीखा। जैसे गोवा में भी इसने लोकल भाषाओं को सीखा। कौन सी भाषा उसने सीखी वहाँ पे जो गोवा में लोकल बोली जाती है, तुलु और मराठी का मिक्सचर, मराठी ज़्यादा बोली जाती है, उन सब का इसने सीखा वहाँ पे। और उसने हिंदी भी सीखी भारत में। जापान में इसने जापानीज सीखी और मिंग चाइना में इसने मैंडरिन सीखी। और इसका काम था कि वो वहाँ पे जाके अपना कैथोलिक मिशन को फैलाए, किसी भी हथकंडे को यूज करके। ज़्यादातर क्या करते हैं ये लोग, लोकल रिलीजन्स के प्रैक्टिसेस को एक्वायर करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि वो लोकल है, और फिर वो ये अपना काम करते हैं जो आज उनके कन्वर्ट्स, जो हिंदू कन्वर्ट्स हैं, वो कर रहे हैं भारत में। तो इसका ये काम था। और इसको फंडिंग किया द किंगडम ऑफ पोर्चुगल। मैंने अपना नाम पढ़ा जॉन 3। और इसकी जो एजुकेशन हुई वो हुई यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में 16वीं शताब्दी में इसकी एजुकेशन हुई। उसकी जो माँ थी वो कासल ऑफ जेवियर की एरेस थी, मतलब काफी धनी व्यक्ति था वहां से। और मार्टिन दे एस्पिलक्वेटा इसके अंकल थे। ये कौन है, अभी इनके नाम आपको पता लगना चाहिए। मैं क्यों इनका इतिहास बता रहा हूँ, क्योंकि पता लगना चाहिए कि ये आदमी है कौन। और इसको चिढ़ थी किसी भी ब्राउन व्यक्ति से। जब भारत आया और इसने
इसने पेरिस में अपनी स्टडी करी, ऑल्सो पेरिस में भी पढ़ाई किया, और फिर उसने भारत अपने सब कुछ बिलोंगिंग्स बेच के भारत आया, और भारत में इसका काम था कि वो किसी भी तरह लोगों को कन्वर्ट करे, और उनको कन्वर्ट करने के बाद वो बताए पोप को कि उसने कितना बड़ा काम किया। कि देखिए पोप के सारे काम जो ये किंग्स करते थे, पोर्चुगल के किंग, स्पेनिश किंग, ये सब लोग डेडिकेटेड थे पोप के लिए और उनके लिए काम करते थे। पूरा कॉलोनाइजेशन नहीं, पोप के ऑथराइजेशन भी हुआ है। पोप मतलब पोजीशन, जो इन वेटिकन की पोजीशन होती है। कोई वेटिकन को वाटिका वगैरह ये सब मत बोलिए, ठीक है, वो जहरीली जगह है। वाटिका बोलते हैं तो ऐसा लगता है गार्डन है, गार्डन नहीं है, मर्डर है। मतलब उधर जाके जाएंगे तो लगेगा कौन किधर दफनाया हुआ किसी को पता ही नहीं है, सब सीक्रेट। वहां के लोग ही वहां पे जाना पसंद नहीं करते, इटालियंस। बहुत दूर दूर से इटालियंस आते हैं वहां जाने के लिए, लेकिन जो आसपास रहता है कोई जाता ही नहीं अंदर। सबको मालूम है अंदर क्या गड़बड़ी चलती है वहां पे। तो जॉन 3 पोर्चुगल ने 1540 में पेड्रो मास्करानास पोर्चुगीज एम्बेसडर, उन्होंने बोला कि जेसुइट मिशनरीज जाएं टू पोजेशंस इन इंडिया। देखिए क्या होता था, फेथ इज क्लोजली रिलेटेड टू पावर। तो फेथ के बेसिस पे कन्वर्ट करना, फिर उस पर पावर एक्वायर करना, ये पहले का था कि आप लोगों को अगर मैनेज करना है तो होमोजेनियस पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब कोई भी वहां पे लोकल आदमी बच जाना चाहिए फेथ पे। और पोर्चुगीज वर वेरी वेरी रूथलेस। आपने ब्राजील का अगर इतिहास देखा हो, ब्राजील में किस तरह लोग मारते थे टू इंक्रीज द पोर्चुगीज पॉपुलेशन। अभी तो ब्राजील थोड़ा चेंज हो चुका है, तो बहुत बुरी तरह लोग मारते थे। तो 1541 में इसने वो छोड़ा भारत को आने के लिए, है ना। और पोप ने उसको पर्सनली बोला उसको अपोस्टोलिक नुन्सियो टू द ईस्ट। अपोस्टोलिक मतलब कि वो मैसेंजर है अपोस्टल का। और तो पोर्चुगीज मोजाम्बिक में रहा वो 1542 तक, और गोवा में आया 6 मई 1542 को, 13 मंथ्स, 13 महीने के बाद, लिस्बन को छोड़ने के बाद। और फिर वो 30 साल तक गोवा में घूमता रहा अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए कि रिस्टोर क्रिश्चियनिटी अमंगस्ट द पोर्चुगीज सेटलर्स, ऐसा उसको निर्देश दिया गया था। मतलब कि जो वहाँ रहते हैं और जो वहाँ पे लोकल है, क्योंकि जो भी यहाँ पे पोर्चुगीज लोग आते थे वो हिंदू बन जाते थे, तो उनको रोकने के लिए। तो इससे पहले तो अपने पोर्चुगीज लोगों को मारा, और फिर वो हिंदुओं के विरुद्ध उसने काम करना शुरू कर दिया। ओके, तो और जेसुइट हेडक्वार्टर्स जो बन गया कि, और उसने बोला ही वॉक्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, घूमता था बच्चों को और जो सेवक थे, नौकर थे लोगों के घरों में, उनको बुलाने के लिए कैटेकिज्म बोलते हैं कि आप आओ मेरे साथ जुड़ो। तो जो घूमता था पूरा पहले 5 महीने। तो पहले उसने पोर्चुगीज को किया, फिर उसके बाद बच्चों के थ्रू इसने अपना कार्यक्रम शुरू किया। और उसने क्या क्या किया आपको मैं बता सकता हूँ। तो उसने मन्नार जो एक द्वीप है वहां पर वो गया, केप कॉमोरिन के पास में, और परावा ऐसे बोलते हैं, और उनके साथ उसने दोस्ती करी। और फिर उसने जो ये मन्नार जो थे द्वीप के जो लोग थे परावा, उन्होंने हेल्प किया मूर्स के अगेंस्ट, मतलब मुसलमानों के विरुद्ध इन स्पेन, पहले कर चुके थे। तो इसलिए उनके साथ पहले शुरू किया, और सीलोन में और बाकी जगहों पे 40 चर्च बनाए उसने। ये सारे थे सेंट स्टीफेंस चर्च, कोमुथराई, ये 1544 16वीं शताब्दी में बनाया उसने। फिर उसने एक ऐसा बोलते हैं कि थॉमस तो कभी भारत आया नहीं था, वो तो झूठ कहानी है पूरी, बट एनीवे, फिर इसने मिशनरी जनरल शुरू किया जो इंडोनेशिया में है। और फिर उसने, ये फ्रांसिस जेवियर ने फिर ब्राह्मणों पर आक्रमण शुरू किया, क्योंकि उसकी कन्वर्जन एक्टिविटीज में सबसे बड़ा अपोजिशन उसको ब्राह्मणों से मिलता था। क्योंकि ब्राह्मण जो थे वापस जाते थे, ऐसा मत सोचिए कि ब्राह्मणों ने कोई कार्य नहीं किया। ब्राह्मण जहां भी ये जाता था उसके पीछे ब्राह्मण लोग जाते थे और वहां के लोगों को समझा के वापस सनातन धर्म में लेके आ जाते थे। इसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी
फिर इसने क्या किया कि अब उसने डायरेक्टली ब्राह्मणों के विरुद्ध प्रचार शुरू किया। वो क्या किया मैं आपको बताता हूँ, यू विल बी शॉक्ड टू हियर दैट। उसने क्या प्रचार शुरू किया, वो अपनी माइंडसेट बताता है वो कि इंडियंस जो काले हैं वो सोचते हैं कि उनका कलर सबसे अच्छा है और उनके भगवान भी सब काले हैं, कृष्ण भगवान की ओर बोल रहा है। तो इसलिए सारी मूर्तियां वहां पे काली है और उनके ऊपर तेल लगाया जाता है और उस पे जो स्मेल आती है वो इतनी गंदी होती है, इज एज डर्टी एज द हिंदूज, ऐसा बोलता है, टू लुक एट। और वो बोलता है कि जब मैं बच्चों को और महिलाओं को और नौकरों को जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है और उनको ऐसा लगता है कि वो जो बच्चे जो हिंदू परिवार से जिनको मैंने कन्वर्ट किया है वो उनके पिताओं से भी बेटर है। और इसके बोलता है कि मैं जब उनको सिखाता हूँ कि ऐसा लगता है कि उनको चिढ़ है मूर्ति पूजा से, उनको ऐसा लगता है और अपने माता पिता के विरुद्ध ही वो लोग काम करना चाहते हैं, सारे बच्चे उसका टारगेट था। और मैं उनके विश्वास को बढ़ाता हूँ। तो जैसे ही मुझे दिखता है कि कोई भी मूर्ति पूजा कर रहा है तो मैं वहां पे चला जाता हूँ इन बच्चों को लेके जिनको मैंने कन्वर्ट किया है और उन डेविल, जो उनको डेविल बुला रहे हैं, मतलब जितने भी हिंदू मंदिरों में अर्च विग्रह सबको डेविल बुला रहा है, और उनको मैं बोलता हूँ कि तुम लोग कन्वर्ट हो जाओ और इससे बचो, इस डेविल की पूजा से बचो। और फिर ये जो नए कन्वर्ट हैं अपने घरों में जाते हैं, वो अपनी पत्नियों को और फैमिली को लेके आ जाते हैं मेरे पास और सबको मैं दीक्षा बैप्टिज्म कर देता हूँ। बैप्टिज्म दीक्षा नहीं होता, बैप्टिज्म होता है यू बिकम ए, मतलब एक तरह से नौकर बन जाते हैं इनके चर्च का, इसको बोलते हैं बैप्टिज्म। तो मैं उनके बोलता हूँ कि सारे वो अपने जाके घर पे जाएं और जितनी भी मूर्तियां हैं अर्च विग्रह हैं उनको तोड़ दें और उनको इतने टुकड़े करें कि और उसके ऊपर चलें। और मुझे इसको सुनकर और देख के बड़ी खुशी होती है। ऐसा मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि वही लोग जो इनकी पूजा कर रहे थे अब वही लोग उसको तोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सेम प्रोपेगेंडा आज भी चल रहा है चर्च का, कुछ बदला नहीं है। जो जेवियर ने सिखाया था यही है, आज भी चल रहा है भारत में। और जहां भी मैं जाता हूं मैं उसी भाषा में उनको मेरी डॉक्ट्रिन सिखाता हूं। डॉक्ट्रिन ही है ये, फिलॉसफी है, मतलब फिलॉसफी भी नहीं है, डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन मतलब अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि फॉर कंप्लीट कंट्रोल, ये डॉक्ट्रिन है, मेथोडोलॉजी है इनकी। और मैं उनके साथ सुबह और शाम ये मैं इनको लेक्चर्स देता हूँ और जो मैंने एक जगह किया वो मैं दूसरी जगह भी करता हूँ। ऐसे करके मैंने भारत के पूरे तट कोस्टल एरियाज को कन्वर्ट कर दिया है। और मैं सभी को जो नेटिव्स हैं उनको मैं अपनी जीसस माइथोलॉजी की तरफ लेकर आता हूँ और इसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता जितनी मुझे खुशी होती है। फिर वो बोलता है कि ब्राह्मण करके कुछ लोग हैं जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर ये लोग मुझे अपोज नहीं करते तो मैं सभी को कन्वर्ट कर देता। ठीक है, ये ब्राह्मणों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा वेटिकन का बहुत शुरू से चल रहा है क्योंकि उनको मालूम था ब्राह्मण रोक देते हैं कन्वर्जन, आइडियोलॉजिकली कन्वर्ट कर दे, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो आप अर्च विग्रह की पूजा करोगे आपको मोक्ष मिलेगा, अगर जीसस माइथोलॉजी में पूजा करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। वो तो उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपका चर्च खोल देंगे, वो लैंड भी आपकी हो गई, आप पैसा भी खर्च करोगे, पैसा भी दोगे और आपको वैसे फिर भी नीच मानेंगे क्योंकि आप ब्राउन हो और ब्लैक हो। ये माइंडसेट है इन लोगों का। सो ब्राह्मण जो है मंदिरों में पूजा को चालू रखते हैं, मंत्रों को बोलते हैं और जो अर्च विग्रह है उसकी देखभाल करते रहते हैं जैसे कि वो उनके बच्चे हैं। यही तो काम है ब्राह्मणों का, और कोई भी ब्राह्मण बन सकता है बाय द वे। और मेरे हिसाब से वो बहुत ही नीच है, विकेड है, परवर्स है, सबसे नीच है दुनिया में। क्योंकि मैं उनको ऐसा मानता हूं कि जो भी इनका जो डेविड नाम का आतंकवादी है इनकी बाइबिकल मैथोलॉजी में,
बोलते हैं अनहोली रेस एंड ए विकेड एंड क्राफ्टी मैन, उसको बोलते हैं ब्राह्मणों को। मतलब इतना चिढ़ है इसको ब्राह्मणों से। ब्राह्मण तो अपना कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मण तो नहीं आए कन्वर्जन करने के लिए, ब्राह्मण तो नहीं गए पोर्चुगल में कन्वर्जन करने के लिए, मतलब वहां के लोकल हिंदुओं पे इतनी इसको चिढ़ है, ये इस तरह की बातें कर रहा है। विकेड बोलता है कि ब्राह्मण जो है झूठे हैं, मक्कार हैं, ये जेवियर की शब्द है। जबकि ब्राह्मण ज्यादा कोई सच बोलता नहीं है, उनको तो प्रतिज्ञा ही होती है क्षमा दम्मा तपा शौचम शांतिरार्जम योचा। मतलब क्योंकि इसका एजेंडा फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए ब्राह्मणों को झूठा बोल रहा है। अगर तुम भी बन जाओ ब्राह्मण, कन्वर्ट हो जाओ हिंदू से कैथोलिसिज्म से, और बोल रहा है कि ये लोग तो सिर्फ लोगों को बहला फुसला के उनसे जमीन छीनते हैं, ये बोल रहा है हेलो। वो बोल रहा है कि ब्राह्मणों से इसको इतनी चिढ़ है, उसको लगता है कि ब्राह्मण इसके काम, अभी ये तो अब देखिए ये बाहर से आया है और ये कंप्लेन कर रहा है कि नेटिव्स अपना रिलीजन क्यों फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह अभी आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन यही बातें करते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं कि दे आर मतलब ब्राह्मणों से चिढ़ है, ब्राह्मणों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा है। अभी राहुल गांधी जो कि स्वयं ही कैथोलिक, उसकी माँ कैथोलिक है, वो भी यही बात कर रहा है, जेवियर इज अ ग्रेट मैन, इज अ टेररिस्ट। आपको मालूम है गोवा में कितनी यातनाएं दी गई, काट के मार के किस तरह ब्राह्मणों के विरुद्ध किया गया, घरों को जला दिया गया, ये सब काम किया जेवियर ने। इसके लिए सब चीज ठीक है, और राहुल गांधी उसकी तारीफ कर रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी और ये सब गांधी मिलकर सब तारीफ कर रहे हैं इनकी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका एजेंडा भी सेम है ना। राहुल गांधी को इसका इतिहास मालूम नहीं है, शायद समझ में भी ना आए, उसको सिखाना पड़ेगा कि उसके पार्टी में कितने ब्राह्मण हैं, उनके विरुद्ध काम किया था इसने, इसको ग्लोरीफाई कर रहा है। इसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म की हाइट, कि कांग्रेस पार्टी इन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिनका संबंध भारत से है ही नहीं। और इसके बारे में गोवा इंक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी कि किस एक झूठ प्रपंच के नाम पर, वेटिकन के झूठ प्रपंच के नाम पर क्या क्या कितना हिंदुओं को सताया गया। इसने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया जो अपने आकाओं के लिए ना हो, किंग ऑफ पोर्चुगल के लिए ना हो, और इसको ग्लोरीफाई किया जाता है भारत में। क्यों? ये तो हिंदुओं के विरुद्ध काम किया है, उसने मंदिर तोड़े हैं, मूर्तियां तोड़ी हैं, इसे बता, वो तो खुद लिख रहा है। मुझे खुशी होती है जब वहां के जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो मंदिर में तोड़ते हैं, विग्रह तोड़ते हैं, बोल रहा है मुझे खुशी होती है। आप बताइए इससे लोगों का स्वाभिमान कहाँ चला गया? अब ये लोग जो कन्वर्टेड हैं इनका स्वाभिमान किधर है? कैसे इनके लोगों से ही इनके परिवार को ही तोड़ा गया? बता रहा है, वो बोल रहा है कि मैं उनके बच्चों को कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर बोलता हूँ अपनी पत्नियों को, उनकी पत्नियों को लेकर आए, उनके दूसरे बच्चों को परिवार को लेकर आए, फिर मैं उनको भी करूंगा। ये तो उसका स्ट्रेटेजी है। और इस तरह के लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता है बार बार। तो ये दिस इज दी। और जब मैं राहुल गांधी का मैंने देखा प्रेजिंग फ्रांसिस जेवियर, मुझे बोलना ही पड़ा कि इस पे तो प्रोग्राम आना जरूरी है, क्योंकि आदमी कॉलोनाइज्ड है, पूरा मूर्ख है, एकदम कॉलोनाइज्ड है पूरा। मतलब वो उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। जब आप भारत की सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते, आपको भारत से कोई संबंध भी नहीं है। वेद ही भारत को डिफाइन करता है। ये सब तो इन्वेडर्स हैं। फ्रांसिस जेवियर इन्वेडर टू इंडिया। वो तो खुद बोल रहा है मैं तो जीतने के लिए गया हूँ, पोर्चुगल के लिए। चीन में गया, चीन में मरा, जापान में गया, जापान में। तो ऐसे लोगों को कौन रिस्पेक्ट देता है भारत के अलावा? इनके ऊपर कॉलेज क्यों बनते हैं, इनके ऊपर ये सब बनाया क्यों जाता है? ये वही लोग बनाते हैं जो उनकी मानसिकता से चल रहे हैं, जिनके माता पिता को फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया था। ये वही लोग हैं जो कि चलाते हैं। और राहुल गांधी तो बाय चॉइस हुआ ऐसा। तो ये कॉलोनाइजेशन है, ये इसको हम लोग को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। और इस तरह की जो इतिहास है हमको समझना पड़ेगा कि वास्तविक क्या था। पूरी दुनिया की गड़बड़ी इन लोगों की वजह से, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म, इन सब की वजह से। क्योंकि किसी भी लोकल लोगों को जिंदा नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि अपने मनगढ़ंत इनके मनोभाव चलते हैं। तो ये था फ्रांसिस के एक्चुअल स्टोरी। और शायद इसके नाम पे जितने भी कम कॉलेजेस बने, या जहां भी ये नाम दिखे वहां पे कॉलेज बच्चों को भेजे ही ना।
आज के लिए इतना ही। हमारे मेंबर्स बनिए, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट अस नो योर फीडबैक। नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।